हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने क्या जा रहे हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बोहर के मॉडल आने से पहले हमारे पास विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने मॉडल पेश किए गए। सबसे पहले हमारे पास मॉडल आया था विच इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, जो हमारे पास कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, थॉमसन के द्वारा। उनके द्वारा मेंशन किया गया था कि जो हमारे पास एटम होता है वह गोलाकार होता है और उसमें सारा धन आवेश फैला हुआ होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें एम्बेडेड होते हैं, मींस धसे हुए होते हैं, वह मूव नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास वैज्ञानिक रदरफोर्ड के द्वारा मॉडल दिया गया। वह मॉडल रदरफोर्ड मॉडल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था। उनके द्वारा नाभिक की डिस्कवरी हुई, एज वेल एज उन्होंने हमारे पास मेंशन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह धसे हुए नहीं हैं, वे मूव कर सकते हैं और लगातार तेज स्पीड से वो नाभिक के अराउंड घूमते रहते हैं। यह मॉडल काफी हद तक ठीक था, परंतु इसमें भी कमी पाई गई। वो कमी क्या थी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वह एक्सेलरेटेड हो जाएगा, मीन्स त्वरित हो जाएगा, जिसके कारण वो लगातार एनर्जी को लॉस करेगा। और लॉस करता हुआ क्या होगा, उसका जो घूमने का, चक्कर लगाने का एरिया है वह कम होता जाएगा। लगातार उसकी घूमने की कक्षा छोटी होती जाएगी और एंड में क्या होगा, वह आकर नाभिक में, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस समय हमारे पास कोई एटम होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में जाकर गिर गया, खत्म हो गया। तो फिर एटम की स्थिरता का हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सन 1913 में नील्स बोर के द्वारा एक न्यू एटॉमिक मॉडल दिया गया, जिसे हम नाम देते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर किया गया। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंगली, या यू कैन से नील बोहर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अराउंड घूमने के लिए एक बल चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रित बल। अब वह बल कहां से आएगा? जैसा कि हमारे पास रदरफोर्ड के द्वारा मेंशन किया गया था कि नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और उनके ऊपर आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव। उसके बाहरली तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उनके ऊपर आवेश कौन सा है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों में आकर्षण बल होगा। इसी आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन्स को अपकेंद्रित बल मिलता है, जिसके कारण वो लगातार नाभिक के अराउंड घूम सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं। नाभिक के अराउंड अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ऊर्जा का स्तर होता है, किसी में ऊर्जा कम है और किसी में अधिक है। जैसे जैसे हम नाभिक की तरफ आते हैं तो ऊर्जा जो है वह कम होती जाती है, मींस जो नाभिक के नजदीक कक्षा होती है उसमें ऊर्जा सबसे कम होगी। जैसे जैसे नाभिक से हम दूर जाते जाएंगे ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन है वह ये नहीं होता कि किसी भी कक्षा में आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं। तो नील बोर के द्वारा सबसे पहली बात जो समझाई गई वो यह थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कक्षा। तो
इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी नहीं होती कि वो किसी भी कक्षा में घूम सकते हैं। उनको एक स्पेसिफिक कक्षा दी जाती है जिसमें उन्होंने चक्कर लगाना है। जैसे हम स्कूल में देखते हैं, विद्यार्थी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, उनकी एज के अकॉर्डिंगली उन्हें डिफरेंट कक्षाओं में रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो 5th क्लास का बच्चा है वो 10th क्लास में आकर बैठ सकता है और वो वाली पढ़ाई कर सकता है, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के अराउंड एक डेफिनेट कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। उन्हें हम नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा। दूसरा पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वह बिल्कुल भी ऊर्जा का लॉस नहीं करते, वे ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली नाभिक में क्यों गिरा था? क्योंकि वो रेगुलरली ऊर्जा को लॉस कर रहा था। लेकिन बोहर ने हमारे पास क्या टर्म दी कि इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित कक्षा में घूम रहा होता है तो वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। तो जब उसकी एनर्जी उतनी रहेगी तो वह नाभिक से आकर नहीं टकराएगा। तो इट मीन्स बोहर साइंटिस्ट के द्वारा एटम की स्टेबिलिटी प्रूव की गई। परमाणु स्थिर है उसके बारे में हमें कैसे पता चला कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में घूम रहा है वह इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करेगा। यदि बाहर से उसे एनर्जी मिल जाती है, मान लेते हैं किसी आउटर सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, तो वह अपनी निचली कक्षा से, क्योंकि अब उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो वह अपनी निचली कक्षा से जंप लगाकर अबव कक्षा में जितनी एनर्जी उसको मिली है उस अकॉर्डिंगली अबव कक्षा में मूव कर जाएगा। उसे हम नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट, मीन्स उत्तेजित कक्षा में चला जाता है। परंतु यह अनस्टेबल कंडीशन होती है, वह इमीडिएटली एनर्जी लॉस करेगा और वापिस अपने जो ग्राउंड लेवल होता है, जो उसकी नॉर्मल कक्षा थी, वहां पर वह आ जाएगा। तो यह एटम की स्थिरता कौन से साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव की गई? बाय नील बोर साइंटिस्ट। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक कक्षा की ऊर्जा या एनर्जी जो है वह फिक्स होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो कक्षा नाभिक के नजदीक होती है उसकी ऊर्जा कम होती है। जैसे जैसे कक्षा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होती जाएगी, मीन्स नाभिक से दूर होती जाएगी, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। इसी कारण हम इन विविध कक्षाओं को नाम क्या देते हैं? ऊर्जा स्तर का। एज वेल एज बोहर साइंटिस्ट के द्वारा इन्हें नाम दिया गया एन का। कक्षाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल क्या यूज करते हैं? एन। और जो कक्षा हमारे पास नाभिक के बिल्कुल नजदीक होती है उसे कहते हैं 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 सो ऑन। इस तरह से हम इन्हें नंबर देते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में भी इन्हें नाम दिया गया है। जो कक्षा नाभिक से नजदीक है, मीन्स जिसे हम फर्स्ट कक्षा का नाम दे रहे हैं, इंग्लिश में इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। कक्षा का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या होता है? ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट को नाम दिया जाता है K, L, M, N सो ऑन। इस तरह से हम इन्हें नाम देते हैं। अब बोहर साइंटिस्ट के द्वारा हमारे पास विभिन्न कक्षाएं दी गई, लेकिन इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट है ये अभी हमें समझ नहीं आया था। तो उसको समझाने के लिए हमारे पास बोर बड़ी स्कीम दी गई। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली हमें पता चला कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कैसे करना है। यह बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है, जैसे हमने अभी किया कि हमारे पास कक्षा, कोश, ऑर्बिट, कोई भी आप नाम दे सकते हो, शेल, एनर्जी शेल, तो बहुत से हमारे पास
नाम है। इसको कोश कह सकते हैं, कक्षा कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको शेल, एनर्जी शेल और ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। क्लियर? हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया था? बाय सिंबल एन। तो हम एन के द्वारा विभिन्न कक्षाओं में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या को पता कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को पता करने का हमारे पास तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास 2n²। सिर्फ आपने इस फार्मूले को याद करना है और आप विभिन्न कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एन हमने क्या नंबर दिए थे? 1 2 3 4। सो स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस से ऑनवर्ड जाते हुए आप विभिन्न कक्षाओं को क्या नंबर देते हो? 1 2 3 4 सो ऑन। तो यदि हमने पहली कक्षा में, जिसे हम के शेल भी कहते हैं, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को पता करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा? 2 × 1 उसकी स्क्वायर। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया? 2 × 1 मीन्स 2। तो पहली कक्षा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं? 2। लेट्स सपोज अब हमने कैलकुलेट करना है कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमारे पास इसी सूत्र को दोबारा यूज किया जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? कक्षा कौन सी है हमारे पास? 2 मीन्स एन हमारे पास कितना आ गया? 2। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जिसे मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूं, मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या फार्मूला था? 2 × 2², जिसे वर्ग भी हम कहते हैं। 2 × 2 का वर्ग। तो क्या बन गया हमारे पास? 2 × 4। ये हमारे पास कितनी आ गई? 8। तो दूसरी कक्षा में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 8। अब आते हैं तीसरी कक्षा के लिए। तो n हमारे पास कितना आ गया? 3। हमारा वही सूत्र 2n²। आपने सिर्फ इस एक सूत्र को याद करना है। तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा? 2 × 3 की वर्ग। तो कितना आ गया हमारे पास? 2 × 9 18। तो हमारे पास तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? 18। तो यह है बोहर बरी स्कीम का फर्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास बताता है कि इलेक्ट्रॉन पता करने का फार्मूला क्या होता है? 2n²। और n का मतलब क्या होता है? कक्षा की संख्या, जो क्या हो सकती है? 1 2 3 4 सो ऑन, जो भी नंबर आपके पास दिया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब हमारे पास किसी एटम, किसी परमाणु की बात की जाती है, मान लेते हैं उसमें हमारे पास 2 कक्षाएं हैं। तो एक को हम नाम क्या देंगे? आंतरिक कक्षा, और दूसरी को क्या कहेंगे? बाह्य कक्षा मीन्स बाहरी कक्षा। और बाहरी कक्षा में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। जब भी किसी एटम की आप परमाणु संरचना के बारे में पढ़ोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में पढ़ोगे, तो आपने माइंड में रखना है कि किसी भी एटम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। और थर्ड पॉइंट विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो यह होता है कि जब हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो सबसे पहले हमारा जो पहला कोश है वह भरा जाएगा। जब वह पूरी तरह से भर जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन जो है उससे नेक्स्ट कक्षा में एंटर करेंगे। मीन्स हमारी सबसे पहले पहली कक्षा भरी जाएगी। जब इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाएंगे तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? सेकंड कक्षा में। जब यह पूरी तरह से भर जाएगी तब इलेक्ट्रॉन इससे नेक्स्ट कक्षा में एंटर करेगा। तो इट मीन्स क्या है कि कक्षाएं जो है वे क्रमानुसार भरी जाती हैं। ये नहीं होता कि रैंडमली कहीं पर भी आप इलेक्ट्रॉन को फिट कर दो।
इलेक्ट्रॉन को भरने का एक मेथड है। सबसे पहले भीतरी कक्षा को भरा जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट सब्सिक्वेंटली इस तरह से प्रोसीजर होता हुआ हमने सभी कक्षाओं को भरना है। तो यह है हमारे पास बोहर बरी स्कीम के 3 पॉइंट। दोबारा से रिवाइज कर लें। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मेंशन करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का सूत्र क्या होता है, 2n²। इसी तरह से कक्षा 4 के लिए यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास आप इजीली निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 गुना 4 की पावर 2 मीन्स 2 गुना 16। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 32। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया। आपके पास किसी भी शेल के लिए, किसी भी कक्षा के लिए पूछ लिया जाए, मान लेते हैं मैंने आपको रेफर कर दिया कि 10th कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस फार्मूले को यूज करना है। जो हमारे पास क्या रेफर करेगा, 10 की स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 2 दैट इज 200। तो आप किसी भी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन्स इस फार्मूले के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। तो इन 4 कक्षाओं के लिए हमारे पास क्या नंबर आ गया, दैट इज पहली कक्षा में 2, नेक्स्ट में 8, उससे नेक्स्ट थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। 2, 8, 18, 32 इसको हम मैजिक नंबर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स किस कक्षा में प्रेजेंट है उसकी संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, किसी भी एटम में बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक नहीं होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या रेफर करता है कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो कक्षाओं में क्रमानुसार भरा जाएगा। मीन्स सबसे पहले भीतरी कक्षा को भरा जाएगा, फिर उससे हायर सो ऑन, इस तरह से हमने कक्षाओं को भरना है। तो यह है हमारे पास बोहर बरी स्कीम, जिसके तहत हमें पता चलता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किया जाता है। अब हम कर रहे हैं बोहर बरी स्कीम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन का वितरण, कि किस तरह से डिफरेंट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास परमाणु संख्या 1 मीन्स जिसमें प्रोटॉन्स 1 हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है, उस तत्व का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन, और उसका प्रतीक क्या है, H। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो वह कहां पर आएगा, कक्षा K में, और यह हमारे क्या है, बिल्कुल एम्प्टी। परमाणु संख्या 2, तत्व का नाम क्या होता है, हीलियम, प्रतीक He। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं और K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और ये हमारे पास क्या होंगे, बिल्कुल खाली। नेक्स्ट परमाणु संख्या 3, तत्व का नाम होता है लिथियम, Li। अब इलेक्ट्रॉन 3 है और K कक्षा में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद अब रह गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम किस में प्लेस करेंगे, जब हमारे पास K शेल पूरी भर जाती है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द L शेल, तो L में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और उससे अब जितनी भी शेल्स होंगी वो क्या होंगी, ऑब्वियस है एम्प्टी होंगी। आप उसको मेंशन करो या ना करो, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वितरण अगर हमसे पूछती है तो इसकी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, बेरिलियम, Be इसका सिंबल होता है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन L शेल में प्रेजेंट होंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। हम इसी प्रकार से जिस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं उसी प्रकार इन गोलाकार कक्षाओं में और बिट्स में इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनको रिप्रेजेंट किया गया है।
नेक्स्ट है बोरोन, परमाणु संख्या 5, मीन्स इलेक्ट्रॉन 5 है इसमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, के भर गया, अब 3 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, एल शेल में। हमारे पास परमाणु संख्या 6 और इसके ऊपर हमारे पास बहुत ही कॉमनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पूरा एक चैप्टर 10th क्लास में इसके ऊपर है, कार्बन तथा उसकी यौगिक। तो यह है हमारा कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये हम सिंबल डैश खाली का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 7 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आ जाएगा 2 5। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। नंबर 8 के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन, जो हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन वो डाइऑक्सीजन होती है, O2 इसका कंपाउंड होता है। यहाँ पर हम इसका एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज O। 8 इलेक्ट्रॉन, तो भीतरी कक्षा में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है नंबर 9, एलिमेंट का नाम है F, मीन्स फ्लोरीन। F उसका सिंबल होता है। और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है नंबर 10, नेम इज नियोन। नियोन नोबल गैस है, अक्रियाशील गैस है, इसके बारे में हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। और इसके भीतरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो एल शेल है वह हमारा भर चुका है, जैसा कि हमने बोहर-बरी के रूल में किया था कि एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो यह हमारे पास एल शेल नियोन में जाकर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इन द एम शेल। तो 11th एलिमेंट के ऊपर हमारे पास फिलिंग किसकी स्टार्ट हो जाती है, एम शेल की। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या हमारे पास क्या है, 11 और नाम क्या होता है उसका, सोडियम। ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसका सिंबल क्या है, Na। ऑब्वियस है यह नाम से ऑब्टेन नहीं हो रहा, इसका लैटिन लैंग्वेज में नाम Na से शुरू होता है, इसीलिए इसका प्रतीक Na है। तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिल करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये फिल हो गया। नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, यह भी कंप्लीट हो चुके हैं जैसा कि हमने नियोन तक किया था। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें आएगा, एम शेल में। तो एम शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है नंबर 12 मैग्नीशियम, प्रतीक उसका क्या होता है, Mg। इलेक्ट्रॉन 2 8 2। उसके बाद है परमाणु संख्या 13 एल्यूमिनियम, सिंबल क्या है, Al। 2 इलेक्ट्रॉन के में, 8 इलेक्ट्रॉन एल में और 3 इलेक्ट्रॉन एम शेल में प्रेजेंट होंगे। नंबर 14 नाउ इज सिलिकॉन। सिलिकॉन की यूज आपको पता है, सोलर सेल में बहुत यूज होता है, मेटेलॉइड होता है यह। और इसमें हमारे पास के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो कंटिन्यू हमारे पास आएगा ही बिकॉज ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब है 14, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट है वो कहां पर आएंगे, इन द एम शेल। नेक्स्ट 15 फास्फोरस, सिंबल P 2 8 5। नेक्स्ट इज 16 सल्फर, सिंबल S 2 8 6। नेक्स्ट 17 क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2
8 एंड 7 जैसे कि आपको रिप्रेजेंट भी किया गया है। उसके बाद है नंबर 18 और उसके ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है आर्गन विच इज अ नोबल गैस, अक्रियाशील गैस है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, 8, 8। तो यह है किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का वितरण। इसी के ऊपर ही बेस्ड है हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट, तो हम नाम देते हैं संयोजकता। तो क्या होता है संयोजकता? हमारे पास जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसको वो केमिकल रिएक्शन में यूज करता है। बोहरबरी ने अपनी स्कीम में मेंशन किया था कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यदि किसी के पास L, M या ऑनवर्ड किसी भी कक्षा में, बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वह क्या है, अक्रियाशील। उसकी संयोजकता 0 होती है, वह क्रियाशील नहीं होता है, वह विभिन्न तरह के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के योग्य नहीं होगा। मीन्स उसकी संयोजकता आपके पास कितनी होगी, 0। और जो हमारी फर्स्ट शेल है के शेल, यदि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो यदि किसी में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वह पूरी तरह से भरा हुआ है, बाहरी कक्ष हो और के शेल हो वह पूरी तरह से भरी हुई हो, तो हम क्या सपोज करते हैं कि वह अक्रियाशील है। जैसे हमारे पास उदाहरण है हीलियम। हीलियम में हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि के शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो के शेल हमारी पूरी तरह से भर गई, इट मीन्स यह अब किसी के साथ ना तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये क्या है, अक्रियाशील। हीलियम विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन वह अक्रियाशील होगा। उसके अलावा जिनकी बाहरी कक्ष L, M या एनी अदर हो, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह हमारे पास अक्रियाशील होगी। इसको हम अष्टक भी कहते हैं। तो यदि किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारे पास अभी आर्गन का केस किया, इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स क्या है, यह अक्रियाशील है। तो ये तो है अक्रियाशील तत्व जिनकी संयोजकता 0 होती है। परंतु जिन तत्वों में अष्टक पूरा ना हो तो वह क्रियाशील होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम अपने अष्टक को पूरा करें। अब पूरा कैसे करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे। तो हम क्या नाम देते हैं, संयोजकता। तो संयोजकता की हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बृहत्तम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने के लिए कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है या फिर स्थानांतरण कर रहा है, उसे उस तत्व की हम क्या कहते हैं, संयोजकता या फिर संयोजन शक्ति। यहाँ पर अब हम इनकी संयोजकता मेंशन कर रहे हैं। तो हमारे पास सोडियम में संयोजकता कितनी आएगी, 1। यदि मैग्नीशियम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास बृहत्तम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता कितनी होगी, 2। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 3। और अगर पर सिलिकॉन की बात करते हैं तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। तो यहाँ तक हम क्या रूल लेकर आए हैं कि यदि बृहत्तम कक्ष में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो बृहत्तम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे आपको उसकी संयोजकता मिल जाएगी। क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अब बृहत्तम कक्ष उसके पास कितना आ गया, L, और 8 इलेक्ट्रॉन वाला, मीन्स वह कंप्लीट है। इसलिए इसमें अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वह 1 इलेक्ट्रॉन को ही लॉस करेगा।
नेक्स्ट में 2 को, इसमें 3 को, इसमें साझेदारी करके अपने 4 इलेक्ट्रॉन को वेदर किसी को दे रहा है या फिर ले रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन वह पूरे कर सकता है। तो इन सभी में संयोजकता इजीली सिंपली बाय सीइंग आपको पता चल जाएगी। जो हमारे पास नेक्स्ट है, अब 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मुश्किल है, तो इस केस में अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसलिए इसमें आपके पास संयोजकता कितनी होगी, 3, या उसका सिंपली हम रूल क्या रेफर करते हैं कि यदि बृहत्तम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो आपने 8 में से बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को माइनस करना है। कक्ष के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करके आपको क्या मिल जाएगी, इसकी संयोजकता। यदि इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो तो हमने 5 को 8 में से माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, इस केस में 2, इसमें 1 और इसमें जैसे हमें पहले ही पता है 8 है पूरा है तो कितना होता है, 0। और रूल के अकॉर्डिंगली भी 8 में से 8 माइनस किया, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 0। तो ये हमारे पास संयोजकता मेंशन की गई है जो कि कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। लेट अगर हम बात कर रहे हैं लिथियम की, लिथियम में हमारे पास परमाणु संख्या 3 होती है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 1 है और इसकी अगर संयोजकता पूछी जाती है तो कितनी आएगी, 1। फ्लोरीन की बात करते हैं, परमाणु संख्या हमारे पास कितनी होती है, 9, इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 7 है, तो इसमें संयोजकता हमारे पास आएगी 8 में से 7 माइनस करके, मीन्स इसकी संयोजकता हमारे पास कितनी आएगी, 1। तो इस प्रकार हम किसी भी तत्व की संयोजकता पता कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, जिसमें हमने बोहर्स मॉडल के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉनिक वितरण विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर दिस वन क्लास, इन फ्यूचर भी 10+1+2 मतलब इन फ्यूचर जो भी आप क्लास कर रहे हो, अगर आपने केमिस्ट्री को समझना है तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।